Hello student, we are going to start the friction. Let's understand definition of the friction. What is friction actually? ये तो बहुत पहले से आप लोगों को मालूम है कि अगर एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस स्लाइड करता है या स्लाइड करने की कोशिश करता है तो उनके बीच में फ्रिक्शन आता है और फ्रिक्शन जो है उनके बीच के रिलेटिव मोशंस को खत्म करने की कोशिश करता है, यानी कि स्लाइड न होने देता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स opposing force which comes into play when one body slides over the surface of another body, slides over the surface of another body or tries ठीक है, या तो स्लाइड करना है करता है, स्लाइड करने की कोशिश करता है, then friction tries to destroy relative motion between the bodies। ठीक है, उन बॉडीज के बीच का जो रिलेटिव मोशन है उसको खत्म करने की कोशिश करता है और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। जैसे हमारी ये एक बॉडी है, ठीक है, और इसके सरफेस पे दूसरी बॉडी रखी हुई है। ठीक, अगर ये बॉडी इस साइड जाने की कोशिश करती है, ठीक है, कोशिश करते हैं इस साइड मूव करने की, ये फोर्स लगा रहे हैं हम, फॉरवर्ड फोर्स, तो इनके बीच में फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, और ये फ्रिक्शन जो है इनके बीच के रिलेटिव मोशंस को खत्म करने की कोशिश करता है। ये है फ्रिक्शन, स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं, और इसका डायरेक्शन जो होता है हमेशा मोशन के अपोजिट होता है। यहां मैं मेंशन कर देता हूं, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन of frictional force always opposite to motion
and act at acts along tangential at the point of contact. At point of contact. ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है और इसका डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द मोशन होता है। ठीक, ये फ्रिक्शन की बात है। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं, जैसे फ्रिक्शन कभी हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है, कभी हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। हेल्पफुल किस केस में होता है? जैसे ठंडी के दिन में अगर आप अपने हाथ को रब करो तो आपका हाथ गर्म हो जाता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है, नुकसानदायक, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं और आपने पैडलिंग करना बंद कर दिया तो क्या होगा? साइकिल थोड़ी दूर के बाद जाकर के रुक जाएगी। तो ये हमारे मोशन को रेजिस्ट करता है, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। फ्रिक्शन की वजह से ही जो मशीनरीज होती हैं, इनके जो पार्ट्स होते हैं वो टीयर होने की वजह से धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। मतलब फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे घिसते रहते हैं वो पार्ट्स। ठीक है, घिसने की वजह से वो खराब हो जाते हैं। ठीक, फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग ग्राउंड पे इतने आसानी से वॉक नहीं कर पाते, दौड़ नहीं पाते, हम लोग गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ही जो होता है वो हमें वॉक करने में हेल्प करता है। ठीक है, स्लिपरी ग्राउंड पे आप देखना, वहां फ्रिक्शन कम होता है तो वहां पे हम वॉक नहीं कर पाते हैं, गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं। ठीक है, तो कुछ केस में फ्रिक्शन हमारे लिए हेल्पफुल भी है, कुछ केस में हमारे लिए वो डिसएडवांटेज का भी काम करता है। ठीक, चलिए फ्रिक्शन के बारे में अब हम लोग चला जाए, तो कुछ टेक्निकली समझा जाए कि फ्रिक्शन कहाँ से आता है और कैसे ये फोर्स पैदा होता है। यहाँ मैं हेडिंग डालूंगा, फ्रिक्शनल फोर्स फोर्स ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये अपने आप को एडजस्ट करता है, बताता हूं कैसे। चलिए देखा जाए। अब मैं यहाँ पे 4 सिचुएशन ले रहा हूँ। ठीक, ये 4 प्लेटफॉर्म्स मैंने बना दिए। अब यहाँ पे एक एक बॉडी रख देते हैं। अब मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, बस मुझे डायग्राम ड्रॉ कर लेने दीजिए। ठीक, ये बॉडी रख दिया। हर एक सिचुएशन को समझेंगे हम लोग और देखेंगे किस तरीके से सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स की तरफ वर्क कर रहा है। ठीक, चलिए सबसे पहले तो वो सिचुएशन जब इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया। ठीक है, F इक्वल टू 0। अगर हम किसी बॉडी पर कोई भी फोर्स अप्लाई ना करें तो क्या सिचुएशन होती है?
इसका वेट डाउनवर्ड काम करता है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका वेट हो गया mg, ठीक। इस वेट के रिएक्शन में एक रिएक्शनरी फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। ध्यान दीजिए कि रिएक्शनरी फोर्स ठीक इसके बगल से, मतलब इसी लाइन ऑफ एक्शन से काम करता है, लेकिन मैं थोड़ा सा साइड ड्रॉ कर रहा हूं ताकि मैं इसका पॉइंट ऑफ एक्शन आपको बता सकूं। ये एक्चुअल में ऐसे ओवरलैप होता है एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन मैंने जरा सा मैंने थोड़ा साइड में ड्रॉ किया है ताकि आपको आसानी से इसका पॉइंट ऑफ एक्शन समझ में आए कि किस पॉइंट ऑफ एक्शन से ये काम कर रहा है। ये है हमारा रिएक्शनरी फोर्स, इसको मैं लिख देता हूं P, ठीक है। ये वो सिचुएशन है जब इस पे कोई भी फॉरवर्ड फोर्स नहीं लगाया गया है। जब फॉरवर्ड फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं रहेगा, ठीक है। अब चलिए इस पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया जाए। एक छोटा सा फोर्स इसके ऊपर मैं लगा रहा हूं। पहले इसका वेट लगा दिया जाए जो कि डाउनवर्ड काम करेगा, ये हर बार काम करेगा, ठीक है। तो मैं सब में लगा देता हूं ये वेट पहले। सब में mg लिख भी देते हैं ताकि टेंशन ना रहे। चलिए इस पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं, एक स्मॉल फोर्स, ताकि बॉडी मोशन में आए, ठीक है। F लगाया मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए क्या होगा। जो इसका रिएक्शनल फोर्स काम कर रहा था नॉर्मली अपवर्ड, ठीक है, जो इसका जो रिएक्शन फोर्स है जो ऊपर की तरफ काम कर रहा था, वो हमारा फोर्स लगाने पर क्या होगा, थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा, थोड़ा सा झुक जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, जो P जो हमारा ऊपर की तरफ काम कर रहा था, जब हम फोर्स लगाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये P जो है बैकवर्ड साइड में झुक जाएगा। और जब ये बैकवर्ड साइड में झुकेगा तो इसको हम लोग दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपोनेंट में ले रहा हूं ऐसे वर्टिकली अपवर्ड, और दूसरा कंपोनेंट हम ले रहे हैं along the horizontal, ठीक है। ये तो समझ पा रहे हैं ना आप लोग। ऐसे दो कंपोनेंट मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। एक कंपोनेंट हो गया वर्टिकली अपवर्ड जो कि वेट को बैलेंस करेगा, और एक जो कंपोनेंट है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसी कंपोनेंट को बोलते हैं फ्रिक्शन, और ये वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा रिएक्शन आर, ठीक है। और ये जो फ्रिक्शन है इस तरीके से जनरेट होगा कि इस फोर्स को बैलेंस कर लेगा, मतलब इक्वल अमाउंट में हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया और फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, और वो इस फोर्स को बैलेंस कर लेगा। जैसे कोई भारी सामान हो, आप खुद भी सोचो, या कोई भारी सामान है उस पर जरा सा फोर्स लगाएंगे तो क्या वो मूव करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि हमने फोर्स लगाया, स्मॉल अमाउंट का फोर्स लगाया, उसकी वजह से उसका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड साइड में झुक गया, जो कि दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट।
जो पैरेलल कंपोनेंट है, मतलब फोर्स के अपोजिट वाला जो कंपोनेंट है वो फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन इस तरीके से डेवलप हुआ कि हमारे लगाए हुए फोर्स के इक्वल अमाउंट में, और जब इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होती हैं तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, और इसीलिए वो बॉडी मूव नहीं की। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा फोर्स का अमाउंट को बढ़ाया जाए और ज्यादा फोर्स लगाया जाए, देखा जाए तब क्या होगा। तो मैंने फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया पहले की अपेक्षा। ठीक, जब हम लोग फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो ये जो हमारा कंपोनेंट है ये और ज्यादा झुक जाएगा। ठीक है, जब लोग इसको इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एक कंपोनेंट और ज्यादा झुक जाएगा, और इस तरीके से कि इसके फिर से दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक इसका कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यही आपका फ्रिक्शन है। यानी कि अगर हमने फोर्स के अमाउंट को जरा सा बढ़ा दिया तो ये और ज्यादा झुक जाएगा, ताकि ये और बड़ा अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स को क्रिएट कर सकें। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये फिर से इस फोर्स को बैलेंस कर लेगा और बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे ही, लेकिन एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कि जब जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करना बंद कर देगा। मतलब स्मॉल अमाउंट पे तो बैलेंस कर लेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, एक लिमिट ऐसी आएगी जिस लिमिट के बाद अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये वही लिमिट है। ठीक है, और इसीलिए इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए यहां पे बॉडी स्टैटिक था ना, रुका हुआ था ना, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और जहां पे एकदम लिमिट एक्सीड हो गई, लिमिट मतलब कि एकदम मैक्सिमम लिमिट पे आ गया, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसको भी हम लोग एफ एस से ही दिखाते हैं, बताऊंगा क्यों अभी। क्योंकि अभी भी बॉडी स्टैटिक ही है, रुकी हुई है ना, मूव तो कर नहीं रही है। ठीक है, तो इसको लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है इसको बोलते हैं स्टैटिक एंगल, थीटा एस मान लेते हैं। ठीक, अगर इसके बाद अगर हम फोर्स की वैल्यू को बढ़ा दे और ज्यादा, तो क्या होगा, जो इसका फ्रिक्शनल फोर्स है इसको फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाता है, और जब बैलेंस नहीं कर पाएगा तो बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में, जिसकी वजह से बॉडी मोशन में आ जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा झुकेगा तो सही, ताकि ये फ्रिक्शन को क्रिएट कर सके, लेकिन इतना एनफ फ्रिक्शन नहीं क्रिएट कर पाएगा एक लिमिट के बाद जो कि इसके एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर सके। ठीक है, और उस टाइम पे बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में। जब बॉडी मोशन में आ जाएगी तो इसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन।
और इस एंगल को लिखेंगे थीटा के, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, अब डायग्राम आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से एक बार आपको समझाऊंगा, परेशान ना हो। इसको हम लिखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी स्टैटिक ही फ्रिक्शन होता है, या लिख देते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब समझिए, फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि पहला सिचुएशन, डायग्राम नंबर 1, पहले सिचुएशन में क्या है? पहले सिचुएशन में ये है कि अगर हम किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसमें फ्रिक्शन भी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, और जो वेट है वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस्ड होगा। ठीक है, अगर हम उस बॉडी पर एक स्मॉल अमाउंट का फोर्स लगाएंगे तो जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है ये बैकवर्ड साइड में झुक जाता है, जिसकी वजह से दो कंपोनेंट्स जनरेट होते हैं, एंड वन इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड सेकंड इज द पैरेलल कंपोनेंट टू द सरफेस। the perpendicular component balance the weight of the body, means R equal to mg। R जो है वो किसको बैलेंस करेगा? वेट को। एंड the parallel component to the surface will call the friction। ठीक है, F is equal to frictional force। ठीक है, and this frictional force balance the external force, that's why body will not move। If we further increase the force, then the value of the static friction also increases and goes to the maximum value, and this situation is called the limiting friction। अगर फोर्स की वैल्यू को हम बढ़ाते जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है और मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है, और उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में बॉडी रुकी हुई रहती है, स्टैटिक रहती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा अगर हम फोर्स लगा दें उस केस में बॉडी मोशन में आ जाती है, और बॉडी जब मोशन में आ जाती है तो उसको लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मैं यहां पे एक ग्राफ आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, उस ग्राफ को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये ग्राफ है फ्रिक्शनल फोर्स F और एक्सटर्नल फोर्स F के बीच में। ठीक है, देखिए कैसे ग्राफ आएगा। डायग्राम नंबर 1
2 3 4। डायग्राम नंबर 1 2 3, तीन डायग्राम्स को देखिए। जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब जो ग्राफ है वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जा रहा है, और उस मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ एल लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद अगर हम फोर्स को लगाते हैं तो बॉडी किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है। और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन में। इस तरीके से जो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो यहां पे ये जो कांस्टेंट वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, इस कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के। ये एरिया जो मैं ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसके पहले बॉडी कैसी होगी, स्टैटिक, यानी कि रुकी हुई होगी। ठीक है, और इसके बाद बॉडी कैसी होगी, काइनेटिक, यानी कि बॉडी मोशन में आ जाएगी। ठीक है, यहां पर क्या है, मैं रेड कलर से लिख रहा हूं यहां पे, जो स्टैटिक के केस में जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी कि एफ की वैल्यू बार बार जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो जा रही है, जिसकी वजह से बॉडी में मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्टैटिक केस में एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है। इस ग्राफ को, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप इसको याद रखोगे। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट डेट पे जो है हम लोग आपको बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे हम लोग, लॉज ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे, बाकी चीजें भी आएंगी। ठीक है, तो यहां तक के लिए आप थोड़ा सा इसको याद करके रखो।